स्वागत है आप सबका। आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो आलोचना विधा पर है। कुल प्रश्न हैं 60। पहला प्रश्न है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, पद्म सिंह शर्मा। कौन माने जाते हैं? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? पद्म सिंह शर्मा। और इनकी जो रचना है वो है बिहारी और सादी की तुलना। कब है? 1907 ईस्वी में है। रचना कौन सी है इनकी? बिहारी और सादी, फारसी के कवि थे, की तुलना। और कब है ये? बिहारी और सादी की तुलना है 1907 ईस्वी में। तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। और इनकी रचना कौन सी है? बिहारी और सादी की तुलना है। कब है? 1907 ईस्वी में है। अगला प्रश्न है, हिंदी में अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के माध्यम से हुआ या किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका या सरस्वती पत्रिका? बिल्कुल नागरी प्रचारिणी पत्रिका। देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष सही तो है 1896 ईस्वी, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो 1897 ईस्वी मानते हैं। लिख ही देता हूँ, डॉक्टर नगेंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष, डॉक्टर नगेंद्र, इसका प्रकाशन वर्ष क्या मानते हैं? 1897 ईस्वी मानते हैं। 1897 ईस्वी मानते हैं। वैसे सही यही है कि इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1896 ईस्वी है। हिंदी में अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? नागरी प्रचारिणी पत्रिका के माध्यम से हुआ। इस पत्रिका का सही प्रकाशन वर्ष है 1896 ईस्वी, लेकिन विकल्प में हो ही नहीं, नगेंद्र के अनुसार पूछ ले तो फिर 1897 ईस्वी है। क्या करेंगे फिर हम? भारतेंदु योगीन समीक्षा की मुख्य पद्धति है। भारतेंदु योगीन समीक्षा की मुख्य पद्धति इनमें से कौन सी है? शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक मूल्यांकन, अनुसंधान एवं अन्वेषण, परिचयात्मक आलोचना। कौन सी है यहाँ पर? नहीं जी, तुलनात्मक मूल्यांकन है। देखिए, भारतेंदु युग में 5 प्रकार की आलोचनाएं थी। एक तो शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक मूल्यांकन, अनुसंधान एवं अन्वेषण, परक आलोचना और परिचयात्मक आलोचना, और एक व्याख्यात्मक आलोचना और 5वीं कौन सी है? व्याख्यात्मक आलोचना। ये थोड़ा ध्यान रखें, मुख्य पद्धति जो थी वो तुलनात्मक आलोचना थी। भारतेंदु युग में कितने प्रकार की आलोचनाएं हुई? अगर प्रश्न ऐसे हो तो 5 प्रकार की। 5 प्रकार की कौन-कौन सी? शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक मूल्यांकन, अनुसंधान एवं अन्वेषण परक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। ये नोट कर लेना आप, है ना? भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग में 5 प्रकार की आलोचना पद्धतियां अपनाई गई। भारतेंदु युग में कितनी प्रकार की आलोचना पद्धतियां अपनाई गई? 5 प्रकार की। तो 4 तो ये हैं ही, और 5वीं कौन सी है? व्याख्यात्मक आलोचना। अब मुख्य पद्धति जो थी वो कौन सी थी? तुलनात्मक आलोचना थी। मुख्य पद्धति कौन सी थी? तुलनात्मक आलोचना थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, मिश्र बंधु विनोद के संबंध में असत्य कथन है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। इसमें व्याख्यात्मक आलोचना एवं शोधपरक दृष्टि को महत्व दिया गया। इसमें कवियों की प्राप्य अप्राप्य कृतियों की सूचना तथा उनके काव्य के संबंध में भी मत प्रकाशित किया गया। इसमें कवियों के वृत्त संग्रहों की भी सूचना दी गई है। मिश्र बंधु विनोद के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा है? यहाँ पर यही असत्य है, व्याख्यात्मक नहीं, तुलनात्मक लिखिए यहाँ पर, तुलनात्मक। बाकी यह बिल्कुल सही है, शोधपरक दृष्टि को महत्व दिया गया, लेकिन व्याख्यात्मक की जगह क्या लिख लीजिए? तुलनात्मक।
अब सही हो जाएगा। इसमें तुलनात्मक आलोचना एवं शोधपरक दृष्टि को महत्व दिया गया, व्याख्यात्मक नहीं। किसको महत्व दिया गया था? शोधपरक को दिया गया था। बाकी कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग, ऊटपटांग में चंद्रबिंदु आएगा, नहीं यहाँ तो सही है ऊटपटांग, यहाँ चंद्रबिंदु आएगा। ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, कथन किस विद्वान का है? द्विवेदी जी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सरस्वती में किस प्रकार की आलोचनाएं प्रकाशित होती थी? तुलनात्मक, व्याख्यात्मक, परिचयात्मक, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक। तो यहाँ परिचयात्मक आलोचनाएं। सरस्वती में किस तरह की आलोचनाएं प्रकाशित होती थी? परिचयात्मक आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। सरस्वती में परिचयात्मक आलोचनाएं। हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमघन। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या होगा? हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ? बालकृष्ण भट्ट द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा या प्रेमघन द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं हुआ, बालकृष्ण भट्ट द्वारा भी नहीं हुआ। किसके द्वारा हुआ था? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर जो नाटक था लाला श्रीनिवास दास, उसकी व्याख्यात्मक आलोचना प्रस्तुत की थी। तो प्रताप नारायण मिश्र। किसने नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर की गंभीर आलोचना कर व्याख्यात्मक आलोचना को पुष्ट किया? भारतेंदु ने, प्रेमघन ने, बालकृष्ण भट्ट ने, बालमुकुंद गुप्त ने। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा? किसने नील देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। कि गंभीर आलोचना कर व्याख्यात्मक आलोचना को पुष्ट किया, तो किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। अगला प्रश्न है, अश्रुमती नामक बांग्ला नाटक के हिंदी अनुवाद की व्याख्यात्मक आलोचना करने वाले आलोचक कौन हैं? कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन? कौन है? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होगा? अश्रुमती नामक बांग्ला नाटक के हिंदी अनुवाद की व्याख्यात्मक आलोचना करने वाले आलोचक कौन हैं? बालमुकुंद गुप्त हैं। मोस्टली का गलत है। कौन है? बालमुकुंद गुप्त हैं। यहाँ थोड़ा सा बताऊं क्या मैं आपको? जो अश्रुमती नाटक है वो ऐतिहासिक नाटक है। रचनाकार कौन है? थोड़ा सा इस नाटक के बारे में जानिए। अश्रुमती, अश्रुमती नाटक जो है वो कब है? 1879 ईस्वी में है। कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। बांग्ला भाषा में था ये। किस भाषा में था? बांग्ला भाषा में था। बांग्ला भाषा में। इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर। रचनाकार कौन थे? रचनाकार ज्योतिरिंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई। रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई हैं ये। ठीक है। अच्छा, हिंदी अनुवादकर्ता कौन थे? मुंशी उदित नारायण। अश्रुमती का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो वो किया मुंशी उदित नारायण ने। हिंदी अनुवादकर्ता कौन है? हिंदी अनुवादकर्ता हैं मुंशी उदित नारायण। मुंशी उदित नारायण। हिंदी अनुवादकर्ता कौन है? मुंशी उदित नारायण हैं।
अश्रुमती नाटक किसका है? 1879 ईस्वी में ऐतिहासिक नाटक है, बांग्ला भाषा में। किसका? ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर का है और ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई हैं। हिंदी अनुवादकर्ता कौन है? मुंशी उदित नारायण हैं। ये मुंशी उदित नारायण ने हिंदी में अनुवाद कब किया? अगर इसकी हम बात करें तो कब किया इन्होंने? 1882 में किया था। कब किया था? 1882 में। ठीक है। सॉरी, सॉरी, सॉरी। हाँ, 1882 में किया था। अच्छा, ये जो बालमुकुंद गुप्त ने आलोचना की, ये कब की? 1890 में की। हिंदी बंगवासी पत्र में की। हिंदी बंगवासी पत्र में की थी। बंगवासी पत्र में की। किसमें की थी? हिंदी बंगवासी पत्र में की थी। और कब की थी? 1890 ईस्वी में की थी। बताने को तो यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन अभी परीक्षाओं का समय है, इसलिए ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊँगा। अब भाई आप अंग्रेजी में टाइप कर रहे हैं कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द आंसर टू क्वेश्चन 7 और 4 का भी आपको समझ में नहीं आया। क्या बताएं? चलो देखते हैं 7 को और 4 को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है? मिस्र बंधु विनोद के संबंध में असत्य कथन है। इसका प्रकाशन 1910 में हुआ, बिल्कुल हुआ। इसमें व्याख्यात्मक आलोचना एवं शोधपरक दृष्टि को महत्व दिया गया। व्याख्यात्मक आलोचना को महत्व नहीं दिया गया। किसको दिया गया? तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया गया। तो ये तो बात क्लियर हो गई आपकी। व्याख्यात्मक की जगह अगर तुलनात्मक कर देंगे हम, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 7वां क्या है? हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा हुआ। इसमें तो समझने वाली कोई बात थी नहीं, बस याद रखना है। एक तो ये डाटा है, तथ्य है, इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं कि हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ, तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा हुआ। किसने नील देवी परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर की गंभीर आलोचना कर व्याख्यात्मक आलोचना को पुष्ट किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने। अश्रुमती नामक बांग्ला नाटक के हिंदी अनुवाद की व्याख्यात्मक आलोचना करने वाले आलोचक कौन हैं? बालमुकुंद गुप्त हैं। अश्रुमती नाटक किसका है? 1879 में ऐतिहासिक नाटक है, बांग्ला भाषा में। ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर का, रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई हैं। इस नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? 1882 में मुंशी उदित नारायण ने किया था। और फिर इसकी समीक्षा जो है वो 1890 ईस्वी में हिंदी बंगवासी पत्र में किसने की थी? बालमुकुंद गुप्त ने की थी। किसने की थी? बालमुकुंद गुप्त ने की थी। यहाँ ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्याख्यात्मक आलोचना शैली का विशद वैज्ञानिक स्वरूप आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल की समालोचनाओं में प्रतिष्ठित हुआ। व्याख्यात्मक आलोचना किसी रूढ़ि का अनुसरण न कर आलोच्य विषय की व्यापक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एवं सौंदर्यपरक मूल्यों के आधार पर की जाती थी। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए तथा आर दोनों सही, ए सही तथा आर गलत, ए गलत, आर सही, ए तथा आर दोनों गलत। यहाँ कौन सी बात सही है? दोनों सही हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो कुछ प्रश्न मैंने जानबूझकर रखे हैं ऐसे प्रश्न। सर, आई एम नॉट गेटिंग एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लास। आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। ये क्लास आप देख रहे हैं, इस क्लास में लगातार बताया जा रहा है कि इस समय परीक्षाओं का समय है, इसलिए केवल प्रश्नोत्तरी पर फोकस किया गया है। ऑनलाइन क्लासें 3 तारीख बाद होंगी, ये बताया गया है। हर क्लास में ये बताया जाता है और आपको पता ही नहीं है। तो आप क्या है कि और स्मार्ट हैं। थोड़ा-सा देखिए, मेरी लैंग्वेज ऐसी ही है, मैं कोशिश तो करता हूँ कि बदल जाऊँ, लेकिन जब मैं ऐसे कमेंट देखता हूँ, तो मैं पुरानी फ़ॉर्म में आ जाता हूँ अपने आप। क्या कर सकता हूँ बताओ? आज एक का मैसेज आया कि सर मुझे प्रश्नोत्तरी नहीं मिल रही, जबकि वो 5 ग्रुपों में है। मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि ये रामायण पाठ हैं या हनुमान चालीसा के पाठ हैं या सुंदरकांड के पाठ हैं। मैंने उसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट भेजे। अब मैं क्या करूँ? मेरी प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सुधर जाऊँ, कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँ, लेकिन अब लोग विवश करते हैं तो फिर मुझे ये करना पड़ता है।
मजबूरी बन जाती है मेरी। आज ऐप पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, अपडेट मांग लिया था उसने। एक पुराना विद्यार्थी जिसको 2022 से जोड़ रखा है, न के बराबर फीस में, मात्र 1100 रुपए में। वो कह रहा है कि आज से आपकी कोचिंग बंद। आपने कहा था कि लाइफ टाइम वैलिडिटी, और आपने मेरा कोर्स बंद कर दिया। आपकी कोचिंग ही बंद हो जाएगी। मैंने पहले तो उसको रिमूव किया। मैंने कि देख, अपडेट आया था, 20 विद्यार्थियों की उसको मैंने वो भेजे स्क्रीनशॉट कि इन्होंने जब ऐप को अपडेट किया तो इनका चल गया, और तुमने डायरेक्ट ही ऐसे कह दिया, न कोई नमस्कार, न कोई और कुछ, डायरेक्ट ऐसा कह दिया। तो मैंने पहले उसको रिमूव किया कि ऐसी खरपतवारों को रिमूव करो पहले तो, और उसके बाद में फिर उससे बात करो। तो देखिए, मेरा नेचर यही है, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं बदल जाऊँ, लेकिन बदल नहीं पाता हूँ, क्या कर सकता हूँ। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना आदर्श शीर्षक से पद्यात्मक अनुवाद प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या होगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कब किया था उन्होंने? 1907 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1907 ईस्वी में किया था। बिल्कुल सही है यहाँ पर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और उन्होंने कब किया? 1907 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 12, एडिसन के ऐसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना के आनंद शीर्षक से अनुवाद किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राधा कृष्ण दास ने। एडिसन के ऐसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद शीर्षक से अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। कब किया? 1905 ईस्वी में किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक का रचना काल है 1880, 81, 82 या फिर 83? क्या है यहाँ पर? 1883 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 14 है, देखिए, विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श किसकी रचनाएं हैं? कन्हैयालाल गुप्त, कन्हैयालाल पोद्दार, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विनोद शंकर व्यास। किसकी रचनाएं हैं, यह आपको बताना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की हैं। विश्व साहित्य भी 1924 में है, और विश्व साहित्य विमर्श भी कब है? 1924 में है। ठीक है, दोनों ही कब हैं? 1924 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। नाट्य कला मीमांसा पुरुषोत्तम लाल, कहानी कला विनोद शंकर व्यास, नवरस गुलाब राय, साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास। सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या होगा? यहां पुरुषोत्तम लाल नहीं है। कौन है? सेठ गोविंद दास हैं। कौन है? सेठ गोविंद दास। यहाँ कौन है? सेठ गोविंद दास हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अब इनका सन भी थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। ये जो रचना है नाट्य कला मीमांसा, ये कब है? 1936 में है। कहानी कला की अगर हम बात करें तो 1938 में है। नवरस की अगर हम बात करते हैं तो बाबू गुलाब राय 1920 में है। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की कब है? 1922 में है। नाट्य कला मीमांसा के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास हैं। रचना कब है ये? 1936 में। कहानी कला विनोद शंकर व्यास की कब है? 1938 में। नवरस बाबू गुलाब राय की कब है? 1920 में है। अच्छा, ये रचना वैसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न को थोड़ा चेंज करते हैं। हिंदी में रस की मनोवैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? विकल्प है गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। गुलाब राय जी सही उत्तर होगा। हिंदी में रस की मनोवैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले गुलाब राय जी ने प्रस्तुत की थी, और उसे और पुष्ट किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? कै हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, आदर्श और यथार्थ किसकी आलोचनात्मक रचना है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पुरुषोत्तम लाल, रमाशंकर शुक्ल, सॉरी रामशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर नहीं, रामशंकर शुक्ल रसाल। किसकी है, यह आपको बताना है। पुरुषोत्तम लाल की है। और कब है ये पुरुषोत्तम लाल जी की रचना? 1937 ईस्वी में है। कब है? 1937 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 17 देखिए,
निम्नलिखित में से किस रचना पर हडसन के प्रसिद्ध ग्रंथ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर का अत्यधिक प्रभाव है? नवरस, साहित्यालोचन, विश्व साहित्य विमर्श। किस रचना पर है? साहित्यालोचन पर है। साहित्यालोचन कब है? 1922 में है। किसकी है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। किनकी है? श्याम सुंदर दास की है। इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। निम्नलिखित में से किस रचना पर हडसन के प्रसिद्ध ग्रंथ है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर का अत्यधिक प्रभाव है? तो साहित्यालोचन पर है। कब है? 1922 में है ये रचना। और किनकी है? श्याम सुंदर दास की है। अगला प्रश्न देखिए, किसने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कुंतक के वक्रोक्तिवाद का तुलनात्मक विवेचन कर अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है? मिश्र बंधुओं ने, गुलाब राय ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने। ये सबका सही होगा। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल, आलोचना आदर्श रामशंकर शुक्ल रसाल, साहित्य समालोचना रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद की उपन्यास कला कृष्ण शंकर शुक्ल। कौन सी रचना और उसका रचनाकार यहाँ सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। प्रेमचंद की उपन्यास कला जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचना है। किसकी है? जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचना है। इनकी रचना है ये। काव्य में रहस्यवाद कब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? 1929। आलोचना आदर्श रामशंकर शुक्ल रसाल की जो रचना है वो कब है? 1938 में है। साहित्य समालोचना रामकुमार वर्मा जी की कब है? 1938 में है। प्रेमचंद की उपन्यास कला जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचना कब है? ये रचना है 1933 ईस्वी में। कब है? 1933 ईस्वी में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर घ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936 से किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या कृष्ण शंकर शुक्ल? किसकी रचना है यह आपको बताना है। गुरुदेव प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल चेक कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। 4 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुलनात्मक आलोचना को ही महत्व दिया गया है वहां पर। मुझे याद है वो प्रश्न अच्छे से। व्याख्यात्मक आलोचना को महत्व नहीं दिया गया। किसको दिया गया है? मिश्र बंधु विनोद में तुलनात्मक आलोचना को ही महत्व दिया गया है। बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है। काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936 से किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, श्याम सुंदर दास की, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की या कृष्ण शंकर शुक्ल की? किसकी रचना है ये? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। प्रश्न संख्या 21, कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? बिहारी सस्सई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, केशव की काव्य कला विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। केशव की काव्य कला विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की नहीं है। किसकी है? कृष्ण शंकर शुक्ल की है 1934 में। कृष्ण शंकर शुक्ल। और कब है ये रचना? ये रचना है 1934 ईस्वी में। किसकी है? कृष्ण शंकर शुक्ल की है। हो गए। प्रश्न संख्या 22 देखिए, कविवर रत्नाकर, रत्नाकर मतलब बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकृष्ण शुक्ल। ये रामकृष्ण शुक्ल जो थे ये अपना उपनाम भी रखते थे। क्या रखते थे? सिलीमुख। या फिर कृष्ण शंकर शुक्ल या ब्रजरत्न दास, किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या होगा? कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है। और कब है? 1922 ईस्वी में है। कब है ये रचना? 1922 ईस्वी में है। डी कैसे होगा बेटा? सी होगा।
कृष्ण शंकर शुक्ल, और कब है? 1922 ईस्वी में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तुलसी ग्रंथावली 1923, जायसी ग्रंथावली 1925, भ्रमर गीत सार 1926। देखो, अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ध्यान देना आप। रामचंद्र तिवारी इनकी डेट अलग मानते हैं, नगेंद्र अलग मानते हैं। ये जो डेट है सारी ये नगेंद्र के अनुसार है, रामचंद्र तिवारी के अनुसार थोड़ा सा अलग होंगी। अभी नगेंद्र के अनुसार मानकर और फिर उत्तर देना है आपको। तो तुलसी ग्रंथावली 1923 में है, जायसी ग्रंथावली 25 में है, भ्रमर गीत सार 1926 में है। गोस्वामी तुलसीदास 1933 ईस्वी में है। कब है? 1933 ईस्वी में। मैं गद्य साहित्य में हमेशा डेट रामचंद्र तिवारी के अनुसार लिखवाता हूँ, और पद्य में डेट या तो शुक्ल जी के अनुसार या नगेंद्र के अनुसार लिखवाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, रामचंद्र तिवारी इन सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष अलग मानते हैं, और नगेंद्र जो हैं वो अलग मानते हैं। ये सारी जो डेट हैं ये किन के अनुसार है? नगेंद्र के अनुसार हैं। और नगेंद्र गोस्वामी तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष 1931 में नहीं मानते। कब मानते हैं? 1933 ईस्वी में मानते हैं। प्रश्न संख्या 24, बिहारी की वाग विभूति किसकी रचना है? ब्रजरत्न दास, रामकृष्ण शुक्ल, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या जनार्दन मिश्र? किसकी रचना है? बिहारी की वाग विभूति किसकी रचना है? इनमें से यह आपको बताना है। 1936 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। कब है? 1936 में है। कब है? 1936 में। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास किसकी रचना है? रामनाथ सुमन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गंगा प्रसाद अखौरी, या भुवनेश्वर नाथ मिश्र? किनकी रचना है? प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर बताइए, किसकी रचना है? हिंदी नाट्य साहित्य का विकास 1930 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। कब है? 1930 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रसाद की नाट्य कला, रामकृष्ण शिलीमुख, हिंदी नाट्य साहित्य, रामनाथ सुमन, कबीर का रहस्यवाद, रामकुमार वर्मा, विद्यापति, विद्यापति रचना का नाम है, खैर कवि तो है ही, रचना का नाम है यहाँ पर, जनार्दन मिश्र। कौन सी रचना और उसका रचनाकार यहाँ सुमिलित नहीं नजर आ रहा आपको? प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। हिंदी नाट्य साहित्य ब्रजरत्न दास की रचना है, रामनाथ सुमन की नहीं है। किसकी है? ब्रजरत्न दास की है। किनकी है? ब्रजरत्न दास की है। प्रसाद की नाट्य कला जो रचना है वो कब है? 1929 में है। हिंदी नाट्य साहित्य की बात करें तो 1930 ईस्वी में है। कबीर का रहस्यवाद, रामकुमार वर्मा की बात करें तो 1931 ईस्वी में है। विद्यापति जनार्दन मिश्र की बात करें तो 1932 ईस्वी में है। अगर क्रम वाला प्रश्न आए तो 1930, 29, 30, 31, 32, ये भी याद रखें। प्रसाद जी के दो नाटक 1933 से किसकी रचना है? प्रसाद जी के दो नाटक 1933 से किसकी रचना है? गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, गंगा प्रसाद अखौरी, भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव, कृष्णानंद गुप्त? हाँ बिल्कुल सही है, कृष्णानंद गुप्त की रचना है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? पद्माकर की काव्य साधना, गंगा प्रसाद अखौरी, मीरा की प्रेम साधना, भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव, महाकवि हरिऔध, गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, गुप्त जी की काव्य धारा, रामनाथ सुमन? इनमें से कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ सही उत्तर होगा डी, रामनाथ सुमन की रचना यह है नहीं है। फिर किसकी रचना है ये? अगर हम इसकी बात करें तो ये गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश की ही रचना है। गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश की ही है ये रचना भी। पद्माकर की काव्य साधना किसकी है? गंगा प्रसाद अखौरी की है। मीरा की प्रेम साधना भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव की है। महाकवि हरिऔध गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश की है। और गुप्त जी की काव्य धारा जो है यह भी किसकी है? गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश की है। अगला प्रश्न है,
प्रसाद की काव्य कला 1938 किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, रामनाथ सुमन या गंगा प्रसाद अखौरी? किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या होगा? प्रसाद की काव्य कला 1938 किसकी रचना है? 29 में सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, रामनाथ सुमन की है। किसकी है? रामनाथ सुमन की है। अगला प्रश्न है, पंत और पल्लव किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, निराला, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा? किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या होगा? पंत और पल्लव। और उन्हीं की एक रचना और भी है, रविंद्र कविता कानन। एक और है रचना, रविंद्र कविता कानन भी है उनकी रचना। अब बताओ किसकी है? निराला की है। किसकी है? निराला की। प्रश्न संख्या 31 देखिए, ये कुछ किताबों के बारे में जानकारी है, ये आपको बताई जा चुकी है। काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी रचना है? निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा? काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी रचना है? निराला की, प्रसाद की, पंत की, महादेवी वर्मा की? किसकी रचना है? हाँ, निराल काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद की है। कब है? 1939 ईस्वी में है। कब है? 1939 ईस्वी में। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद। और कब है? 1939 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, निम्नलिखित में से छायावाद के विरोधी आलोचक हैं? थोड़ा सा छायावाद के समर्थक आलोचक कौन हैं, विरोधी आलोचक कौन हैं, ये पता होना चाहिए। तो छायावाद के विरोधी आलोचक कौन हैं? ये सभी हैं। छायावाद के विरोधी आलोचक बद्रीनाथ भट्ट भी हैं, ललित किशोर सिंह भी हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी भी हैं। अच्छा, अन्य विरोधी आलोचक भी लिख लो थोड़ा सा। अन्य विरोधी, पद्म सिंह शर्मा भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। अन्य विरोधी आलोचक एक तो कौन हो जाएंगे? पद्म सिंह शर्मा। कौन हो जाएंगे? पद्म सिंह शर्मा हो जाएंगे। एक जो हो जाएंगे हेमचंद्र जोशी। हेमचंद्र जोशी हो जाएंगे। और चलो ठीक है, ये दो और लिख लो। तो ये 5 तो विरोधी आलोचक याद रखें। निम्नलिखित में से छायावाद के समर्थक आलोचक हैं? नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, अवध उपाध्याय या फिर ये सभी? ये दोनों एक जगह करवा दिया आपको ये प्रश्न। विरोधी आलोचक कौन कौन हैं और समर्थक आलोचक कौन कौन हैं? यहाँ भी ये सभी। अब यहाँ थोड़ा सा और देख लो, अन्य समर्थक आलोचक। अन्य समर्थक आलोचक और कौन कौन हैं अगर इनकी हम बात करें? एक तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़ हैं। कौन है? कृष्णदेव प्रसाद गौड़ हैं। कौन है? कृष्णदेव प्रसाद गौड़। एक शांति प्रिय द्विवेदी हैं। कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी हैं। और एक रामनाथ लाल सुमन भी हैं। कौन है? रामनाथ लाल सुमन। कौन है? रामनाथ लाल सुमन भी हैं। तो 3 और 3 6, ये समर्थक आलोचक याद रखना आप। महादेवी वर्मा ने अपनी किस रचना में छायावाद को परिभाषित किया है? निहार में, रश्मि में, दीपशिखा में, सांध्य गीत में? महादेवी वर्मा ने अपनी किस रचना में छायावाद को परिभाषित किया है? निहार में, रश्मि में, दीपशिखा में या फिर सांध्य गीत में? कौन सी रचना में किया है? सांध्य गीत में किया है। किस में किया है? सांध्य गीत में। किसने छायावाद और रहस्यवाद के सूत्र वेदों से खोजकर ऐसी पंक्तियां सामने रखी जिनसे इन दोनों का समर्थन होता है कि भाई रहस्यवाद और छायावाद दोनों के बीज जो हैं वो वेदों में मिलते हैं? ऐसा किसने माना? महादेवी वर्मा ने। किसने? महादेवी वर्मा ने माना। अगला प्रश्न है, किसने छायावाद की सामाजिक संदर्भों में व्याख्या की है? डॉक्टर नगेंद्र ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, नंदुलारे वाजपेयी ने या सुमित्रानंदन पंत ने? किसने की है? नंदुलारे वाजपेयी ने की है। किसने? नंदुलारे वाजपेयी ने। किसने प्रसाद, पंत और निराला पर पृथक पृथक 3 निबंध लिखकर छायावाद की वृहत त्रयी की घोषणा की? छायावाद की वृहत त्रयी में इन्हीं को माना है, प्रसाद, पंत और निराला को। किसने ये घोषणा की? नंदुलारे वाजपेयी ने। और कब की ये घोषणा? 1931 ईस्वी में की। कब की?
1931 ईस्वी में की थी। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? यहाँ भी सही उत्तर क्या होगा? नंद दुलारे वाजपेयी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शांति प्रिय द्विवेदी की रचना नहीं है। शांति प्रिय द्विवेदी की रचना इनमें से आपको कौन सी नजर नहीं आ रही? प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर क्या होगा? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंद पंत 1938 में डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। 1938 में किन की रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। कब है? 1938 ईस्वी में है। हमारे साहित्य निर्माता कब है? 1932 में है। कवि और काव्य 1937 में है। कवि और काव्य कब है? 1937 में। और साहित्यिकी जो है वो कब है? 1938 ईस्वी में है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत। और ये किसकी है? 1938 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। हमारे साहित्य निर्माता 1932, कवि और काव्य 1937, साहित्यिकी 1938, शांति प्रिय द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1946, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? कबीर 1946 में न होकर 1942 ईस्वी में है। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब है? 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब है? हिंदी साहित्य का आदिकाल है 1952 में। इनकी एक और रचना है, नाथ साहित्य भी बड़ी चर्चित आलोचनात्मक रचना है। अन्य रचना एक कौन सी है इनकी आलोचनात्मक रचना? नाथ साहित्य भी है। कौन सी है? नाथ साहित्य भी है इनकी एक आलोचनात्मक रचना। प्रश्न संख्या 41 देखिए, निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, सिद्धांत और अध्ययन, इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? यह आपको बताना है। कौन सी नहीं है? डी, हाँ बिल्कुल सही है। 1946 में गुलाब राय जी की रचना है। किसकी रचना है? गुलाब राय जी की रचना है। सुमित्रानंदन पंत कब है? 1938 ईस्वी में है। साकेत एक अध्ययन कब है? 1939 ईस्वी में है। रीति काव्य की भूमिका इनकी बड़ी चर्चित रचना है। कब? 1949 ईस्वी में है। कब है? 1949 ईस्वी में। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? सिद्धांत और अध्ययन किनकी है? गुलाब राय जी की है। वैसे तो मैं ये चाह रहा था डॉक्टर नगेंद्र की आपको अन्य रचनाएं भी करवाऊं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। डीपली पढ़ाते समय करवा ही रखा है, लेकिन इनकी 4-5 रचनाएं आपको और मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखनी चाहिए। रखनी चाहिए मतलब लिखवा देनी चाहिए। एक तो देव और उनकी कविता याद रखना 1949। पूछ ले बाई चांस। देव और उनकी कविता। देव और उनकी कविता कब है? 1949 ईस्वी में। ये सब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, ये ध्यान रखना आप। इसीलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आधुनिक हिंदी नाटक 1949 याद रखना। आधुनिक हिंदी नाटक। आधुनिक हिंदी नाटक कब है? आधुनिक हिंदी नाटक है 1949 ईस्वी में। एक विचार और अनुभूति याद रखना 1944 में। विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति कब आपको याद रखनी है? 1944 ईस्वी में याद रखनी है। आधुनिक हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां याद रखना 1951 में। आधुनिक हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां कब याद रखनी है? 1951 ईस्वी में याद रखनी है। मुख्य प्रवृत्तियां 1951 ईस्वी में याद रखनी है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है 1952 में। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। और ये रचना 1952 में नहीं है, 1962 ईस्वी में है। नई समीक्षा, नए संदर्भ और एक याद रख लो 1970।
नई समीक्षा, नई संदर्भ। 1970 में एक रचना, ये और याद रखें। कब है? 1970। नगेंद्र जी की ये अन्य रचनाएं थोड़ी सी और महत्वपूर्ण हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। देव और उनकी कविता 1949, आधुनिक हिंदी नाटक 1949, विचार और अनुभूति 1944, आधुनिक हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां 1951, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970। होरेस की रचना आर्स पोएटिका का काव्य कला नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया? गुलाब राय ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, नंदुलारी वाजपेयी ने। किसने किया यह आपको बताना है। डॉक्टर नगेंद्र ने ही किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है? वाङ्मय विमर्श, अध्ययन और आस्वाद, हिंदी का सामयिक साहित्य, बिहारी की वाग विभूति। इनमें से कौन सी रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की नहीं है? अध्ययन और आस्वाद कब है ये रचना? चेक कर लेना एक बार। ये होनी चाहिए 1957 में। श्योर नहीं हूं मैं। गुलाब राय जी की होनी चाहिए। थोड़ा सा एक बार सन को चेक कर लेना है ना, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना आप। यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट है। हाँ है गुलाब राय जी की, ये कन्फर्म है। मेरा ध्यान 1957 है, सन के बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ पूर्णतया। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। अध्ययन और आस्वाद जो है वो गुलाब राय जी की है। 1957 ध्यान है, बाकी आप चेक कर लेना। काव्य के रूप 1947 किसकी रचना है? गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या नंदुलारी वाजपेयी। 56 में है? हाँ हो सकता है 56 में हो, ठीक है। हाँ 57 56 जो भी, यह भी गुलाब राय जी की है। काव्य के रूप 1947 किसकी रचना है? गुलाब राय जी की है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, निम्नलिखित में से शिवदान सिंह चौहान की रचना कौन सी नहीं है? शिवदान सिंह चौहान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। प्रकाश चंद्र गुप्त की है ये किसकी है? 1946 में है। और किसकी है? प्रकाश चंद्र गुप्त की है। प्रकाश चंद्र गुप्त की है। प्रगतिवाद तो इनकी है और बड़ी चर्चित रचना है। कब है? 1946 में। साहित्य की परख इनकी है। कब है? 1948 ईस्वी में। आलोचना के मान इनकी है। कब है? 1958 ईस्वी में है। नया साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त की है। कब है? 1946 ईस्वी में है। कब है ये? 1946 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की रचना नहीं है? प्रगति और परंपरा, आधुनिक हिंदी साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य। रामविलास शर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। 1950 में प्रकाश चंद्र गुप्त की है। किसकी है? प्रकाश चंद्र गुप्त की है। कब है? 1950 ईस्वी में है। बाकी सब रामविलास शर्मा की हैं। ये जो प्रगति और परंपरा है, ये तो कब है? 1948 में है। प्रगतिशील साहित्य की जो समस्याएं हैं, ये कब है? 1954 ईस्वी में है। आस्था और सौंदर्य कब है? 1956 ईस्वी में है। कब है? 1956 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में किनकी है? प्रकाश चंद्र गुप्त की है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा प्रकाश चंद्र गुप्त, नई समीक्षा अमृत राय, और इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नंदुलारे वाजपेयी। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 47 का उत्तर क्या होगा? नहीं भाई, बी तो गलत है, डी होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां ये इनकी है, नामवर सिंह जी की। किनकी है? नंदुलारे वाजपेयी की नहीं है। किनकी है? नामवर सिंह जी की रचना है। नामवर सिंह जी की है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? प्रकाश चंद्र गुप्त, देवराज उपाध्याय, ये मनोविश्लेषणवादी आलोचक हैं। कैसे हैं? मनोविश्लेषणवादी है। विश्लेषणवादी। यहाँ अज्ञेय भी आ जाएंगे आपके, इलाचंद्र जोशी भी आ जाएंगे।
इलाचंद्र जोशी। प्रभाकर माचवे आ जाएंगे यहाँ पर, कौन आ जाएंगे? प्रभाकर माचवे। यहाँ पर कौन आ जाएंगे? जैनेन्द्र आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? जैनेन्द्र। ये मनोविश्लेषणवादी हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान तो हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक है। आई कौन? शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो शिवदान सिंह चौहान ने किया। रामविलास शर्मा तो सर्वश्रेष्ठ मार्क्सवादी आलोचक हैं, इनसे बड़ा तो मार्क्सवादी आलोचक कोई है ही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इलाचंद्र जोशी की रचना नहीं है? साहित्य सर्जना, विवेचना, साहित्य संतरण, काव्य विमर्श। इलाचंद्र जोशी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, काव्य विमर्श और एक काव्य दर्पण राम दहिन मिश्र की रचनाएं हैं, बिहार के रहने वाले थे। और ये जो रचना है ना, कौन सी इनकी? काव्य विमर्श तो चाहे छोड़ दीजिए, लेकिन ये रचना आपके पास होनी चाहिए। कौन सी? काव्य दर्पण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। काव्य शास्त्र, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष, इनका क्या शानदार परिचय इसमें दिया है। काव्य दर्पण राम दहिन मिश्र की है। राम दहिन मिश्र की एक रचना तो यह है, और यह भी किसकी है? राम दहिन मिश्र की ही है। किसकी है? राम दहिन मिश्र की है। कब है ये रचना? ये है 1951 ईस्वी में। कब है? 1951 ईस्वी में है। बाकी सब किसकी हैं? इलाचंद्र जोशी की हैं। साहित्य सर्जना कब है? साहित्य सर्जना है 1940 में। अगर विवेचना की बात करते हैं तो 1948 में है। साहित्य संतरण की बात करते हैं तो कब है? 1953 ईस्वी में है। इनकी एक रचना और देखिए, इलाचंद्र जोशी की एक विश्लेषण भी याद रखना। इलाचंद्र जोशी की एक रचना तो विश्लेषण याद रखना 1954 में। विश्लेषण भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। कब है? 1954 में। एक साहित्य चिंतन और याद रखना 1965 में। साहित्य चिंतन, और साहित्य चिंतन कब याद रखनी है आपको? 1965 ईस्वी में याद रखनी है। काव्य विमर्श जो है वो किसकी है? राम दहिन मिश्र की है। कब है? 1951 ईस्वी में है। अगला प्रश्न, जीवन के तत्वों और काव्य के सिद्धांत किसकी रचना है? जीवन के तत्वों और काव्य के सिद्धांत किसकी रचना है? कल बड़ी शानदार प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए रहेगी। एक तो मोहन सर करवाएंगे एक प्रश्नोत्तरी, तो 100 प्रश्न करवाएंगे वो संस्कृत व्याकरण और रचनाकारों पर। ऑफलाइन टेस्ट होगा पहले, संस्कृत व्याकरण प्लस रचनाकार। 100 प्रश्नों का टेस्ट तो आपका यह होगा। फिर इसके बाद में आधुनिक काल, संपूर्ण आधुनिक काल कहिए, संपूर्ण आधुनिक काल। 150 प्रश्न मैं करवाऊंगा कल। ये 2 टेस्ट पहले ऑफलाइन होंगे और फिर बाद में इनका ऑनलाइन हल करवाया जाएगा। पहले ऑफलाइन होंगे कल 3 बजे से, और बाद में इनका ऑनलाइन हल भी करवाया जाएगा। 3 से 4 तो यह टेस्ट रहेगा कल ऑफलाइन में, और इसके बाद में 4 से 6 यह टेस्ट रहेगा। इसमें 150 कम से कम, अधिकतम तो मैं जितने बना पाऊंगा उतने, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग से लेकर के और अद्यतन कविता तक। जीवन के तत्व और काव्य सिद्धांत किसकी रचना है? हमारा प्रश्न यह था। प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर क्या होगा? इसमें लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है। 1942 कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? काव्य दर्पण राम दहिन मिश्र, रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण आनंद प्रकाश, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन, आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत लक्ष्मी नारायण सुधांशु। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना नहीं है। ये सुरेश चंद्र गुप्त की रचना है। किसकी है? सुरेश चंद्र गुप्त की रचना है। किसकी है? सुरेश चंद्र गुप्त की है। तो यहाँ सही उत्तर यह होगा। ये जो प्रश्नोत्तरी 2026 है ये आज नहीं हो पाई। वर्ण विचार का एक टेस्ट हो चुका है 100 प्रश्नों का, आज इसलिए नहीं हो पाई कि 3 तारीख तक मेरा पूरा फोकस
यूपी पीजीटी के एग्जाम पर है, पूरा का पूरा। तो 3 से पहले हो भी सकती है, नहीं भी हो, 4 से रेगुलर रहेगी प्रश्नोत्तरी, तो यह भी है। तब तक यह देखिए आप आराम से। जो प्रश्नोत्तरी 26 है, 2026, इसमें केवल अब तक एक टेस्ट हुआ है, वर्ण विचार का, और नहीं हो पाया आज। हो सकता है कल हो भी जाए, नहीं भी हो। 3 तारीख तक तो मैं पूरा फोकस किस पर रखूंगा, यूपी पीजीटी पर रखूंगा। उसके बाद में रेगुलर टेस्ट होंगे, उसमें डेली 100 प्रश्नों का टेस्ट होगा उसके बाद में। तो बिल्कुल आश्वस्त रहें, ऐसा नहीं हो कि भई आप थोड़ा टेंशन में आ जाएँ। टेस्ट पेपर तो यह भी है, तब तक जो फ्री टेस्ट हो रहे हैं वो देखिए। वो तो 100 टेस्ट पेपर आपको मिलने ही हैं, उसमें संदेह क्या है? 100 नहीं मिलेंगे। देखो मैंने 100 टेस्ट पेपर का वादा करके और आपको ये प्रश्नोत्तरी दी है। अब मैंने इसमें 25 टेस्ट पेपर और बढ़ा दिए हैं, प्लस 25 कर लेना, ये और बढ़ा दिए हैं, और मेरा मन अच्छा रहा तो और भी बढ़ा दूँगा मैं। ठीक है ना? अभी तो 100 का वादा किया था, 125 मिलेंगे। 10,000 प्रश्नों का वादा किया था, 12,500 तो सीधे-सीधे हो गई। और अगर आपने धैर्य रखा, आप मेरे अनुकूल रहे, तो मैं इसमें और भी बढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 तक जो यूट्यूब पर चल रही है, वो प्रश्नोत्तरी देखें। आज उत्तराखंड का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर आया और विद्यार्थी बिल्कुल खुश हैं। एक तो उसको हल करवाया जाएगा। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का पेपर है कल, उसको भी हल करवाया जाएगा। कल आधुनिक काल का भी टेस्ट है, 150 प्रश्न, उसको भी हल करवाया जाएगा। और कल संस्कृत का भी टेस्ट है, उसको भी हल करवाया जाएगा। तो 3 तारीख तक जो फ्री प्रश्नोत्तरी यूट्यूब पर हो रही है, उनको देखिए, और उसके बाद में फिर अपन इन पर ही फोकस करेंगे अच्छे से। और यहाँ मैंने आपसे 100 टेस्ट पेपर का वादा करके और आपका एडमिशन लिया है, और यहाँ मैं 25 पेपर और बढ़ा दूँगा कम से कम। बाकी मेरा मूड अच्छा रहा, तो मैं और भी बढ़ा सकता हूँ। यानी कि 10,000 से कम प्रश्नोत्तर तो रहेंगे नहीं, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। वो अपने व्यवहार पर, आपसी समझ पर डिपेंड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचना नहीं है। त्रिशंकु, नई कविता, सीमाएँ और संभावनाएँ, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य। इनमें से अज्ञेय की रचना कौन-सी नहीं है? प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है ये। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है ये। निम्नलिखित में से मुक्तिबोध की रचना नहीं है। एक साहित्यिक की डायरी, मानव मूल्य और साहित्य, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मानव मूल्य और साहित्य किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है ये। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ये किसकी है? धर्मवीर भारती की है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? अधूरे साक्षात्कार, नेमीचंद्र जैन, आज का हिंदी उपन्यास, इंद्रनाथ मदान, कहानी, नई कहानी, नामवर सिंह, आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य, रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन-सी रचना और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य डॉक्टर रघुवंश की रचना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की नहीं है। किनकी है? डॉक्टर रघुवंश की रचना है। किनकी है ये रचना? डॉक्टर रघुवंश की है। प्रश्न संख्या 55, विवेक के रंग किसकी रचना है? विवेक के रंग किसकी रचना है? यह आपको बताना है। विवेक के रंग किसकी है? प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर क्या होगा? ए बता रहे हैं। देवी शंकर अवस्थी, बिल्कुल सही है। इनकी एक और रचना है, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति। इनकी एक और अन्य रचना है, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति। एक और रचना है इनकी, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति। एक रचना इनकी यह भी है। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये रचना जो है ये किसकी है? देवी शंकर अवस्थी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? समकालीन साहित्य, आलोचना को चुनौती, डॉक्टर बच्चन सिंह, नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा, कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह जी, नए प्रतिमान, पुराने निकष,
डॉक्टर रघुवंश। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नजर नहीं आ रहा? प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर क्या होगा? 56 डी, नए प्रतिमान पुराने निकष, बिल्कुल सही है। यह भी किन की है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है। ये रचना किन की है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की ही है। लक्ष्मीकांत वर्मा की है ये रचना। किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। अच्छा, एक सूचना मैं आपको और देना चाहूँगा। ऐप पर जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, थोड़ा-सा वो ध्यान दें। कई बार क्या होता है, ये तकनीकी चीज़ें हैं, ऐप अपडेट माँग लेता है। आपका कोर्स नहीं चल रहा उस समय, आप सोचते हैं कि हमें हटा दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। हिंदी संसार ने कभी भी अपने विद्यार्थियों के साथ में कोई धोखा नहीं किया है। जो वादा किया है उससे एक्स्ट्रा दिया है, कम नहीं दिया है कभी भी। हम अपनी तरफ से कभी किसी को नहीं हटाते हैं। अगर ऐसी दिक्कत आती है कि आपका ऐप नहीं चल रहा, तो पहले तो तुरंत एक काम किया करो, ऐप को अनइंस्टॉल किया करो और उसको तुरंत इंस्टॉल कर लिया करो उसी नंबर से, जिस नंबर से आपने कोर्स खरीद रखा है, या तो वो स्वतः ही चल जाएगा। दूसरी बात, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, तो ये जो फर्स्ट नंबर हैं, इन पर कॉल किया करो। अगर यहाँ कॉल नहीं उठे, पहली बात उठेगा, डेफ़िनेटली उठेगा। अब आप रात को 12 बजे करोगे तो नहीं उठेगा, ये तो सीधी-सी बात है, सब सो रहे होते हैं उस समय। फिर भी नहीं उठे तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज किया करो। व्हाट्सएप मैसेज और कोई चेक नहीं करता, मैं स्वयं चेक करता हूँ। इस फ़ोन का एक सिस्टम कर रखा है मैंने कि इसमें कोई भी कॉल करेगा वो ऑफ़िस में जाएगा। इस पर अगर कोई भी व्हाट्सएप मैसेज करेगा तो वो केवल मैं ही देखूँगा और कोई नहीं देखेगा। तो कोई भी समस्या आती है, आप इन नंबरों पर पहले कॉल किया करें, आपका समाधान हो जाएगा। लेकिन कॉल करने का जो समय है, वो 9 से और 5 बजे का ही रहता है। भई उसके बाद में तो स्टाफ चला जाता है ना। अब उसके बाद में भी दिक्कत है तो आप इन नंबरों पर मैसेज करें और वेट करें कम से कम 1 दिन का। वैसे ऐप पर कोई दिक्कत नहीं आती, ये तो माइंड से निकाल दीजिए कि हम किसी विद्यार्थी को हटाते हैं। आज एक लड़के को मैंने इसलिए हटाया केवल कि ऐप ने अपडेट माँग लिया था। अब वो दुष्ट प्रवृत्ति का, तुच्छ प्रवृत्ति का मनुष्य क्या कह रहा था कि आपकी कोचिंग भी बंद, आप भी औरों की तरह हो गए, आपने धंधा खोल लिया। अब उस गधे को ये पता नहीं है कि जिस आदमी ने 4 साल से संस्कृत की क्लासेस लगातार फ्री ऐप पर करवाई हों, जिसके कितने ही वीडियो यूट्यूब पर फ्री पड़े हों, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, उसमें कम से कम 5,000 से ज़्यादा प्रश्नोत्तर जिसने दिए हों, जिसने अपने विद्यार्थी को फर्स्ट आने पर एक गाड़ी गिफ्ट की हो, सेकंड आने पर स्कूटी गिफ्ट की हो, 50 लैपटॉप बाँटे हो, वो उस व्यक्ति का ₹1100 का कोर्स हटाएगा। उसको 1100 में दिया गया था किसी ज़माने में। लेकिन वही है कि जिनके जैसे संस्कार हैं, वो वैसी ही बात करते हैं। न कोई नमस्कार, न और कुछ, सीधा मैसेज टिका दिया, आप भी औरों की तरह हो गई। मैं उसको नहीं हटाता, लेकिन आज मैंने उसको हटा दिया और जानबूझ के हटा दिया, जोड़ूँगा भी नहीं मैं, किसी भी स्थिति में नहीं जोड़ूँगा। तो देखो ये चीज़ें हैं, तकनीकी चीज़ें हैं। कई बार क्लास का टाइम हो गया कि 8 बजे का क्लास चलेगी, अब आप क्लिक कर रहे हैं, नहीं चल पा रही। तो मान लीजिए उस समय नेट की प्रॉब्लम होगी और कोई तकनीकी समस्या होगी, अभी अचानक आ जाए, बताओ क्या करोगे आप? तो उस क्लास का लिंक दोबारा आएगा। लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो दोबारा से वो आप देख सकते हैं, वो ऐप पर अपलोड होगी। क्लास जहाँ से रुकेगी वहाँ से स्टार्ट होगी या नए सिरे से होगी। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए हमारे पास इतने विद्यार्थी हैं कि कई बार हम भी आपका फ़ोन नहीं उठा पाते। भई अब हम भी इंसान ही हैं, मशीन तो नहीं ना, रोबोट तो नहीं हो सकते। तो नहीं उठा पाते तो थोड़ा-सा वेट कर लिया करें, मैसेज छोड़ दिया करें, धैर्य रखा करें। अनर्थ नहीं होगा, भूकंप नहीं आएगा, कयामत बिल्कुल नहीं आएगी। आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं हो सकता हिंदी संसार की तरफ से। आप गवाह हैं इस बात के, मुझे आप जानते हैं, मैं कड़वा बोल सकता हूँ, कितना भी कठोर बोल सकता हूँ मैं। वो मेरी मजबूरी बन जाती है, अगर मैं नहीं बोलूँ तो सब मेरे सर पर चढ़ जाएँगे फिर तो। मुझे बोलना पड़ता है, कई बार जानबूझ के बोलना पड़ता है, कई बार अनजाने में बोलना पड़ता है, तो वो मेरी मजबूरी है। लेकिन धोखा नहीं होगा कभी भी किसी के साथ में, ये विश्वास रखें हमेशा। कौन इतनी प्रश्नोत्तरी आपको फ्री करवाएगा, इतना मैटर आपको फ्री देगा? आप ये बताओ, मोहन सर को मैं हर साल पेमेंट करता हूँ, हर महीने पेमेंट करता हूँ। पूरी क्लास संस्कृत की जो है वो यूट्यूब पर, चाहे वो व्याकरण की हो या फिर रचनाकारों की हो, 4 साल से तो आप खुद देख रहे हैं, फ्री चल रही है कि नहीं चल रही? जीके जीएस की, करंट अफेयर्स की क्लास ऐप पर फ्री चल रही है कि नहीं चल रही? परीक्षा का समय है तो जो गरीब विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं फ्री क्लासेज़ लेकर आया कि नहीं लेके आया? आपको मैंने कितने प्रश्न करवा दिए, आप सोचना। आदिकाल से लेकर के, और हम
अभी आलोचना विधा में चल रहे हैं। मैं ज़्यादा की तो नहीं कह सकता, 1000-1500 प्रश्न तो यार मैंने आपको फ्री करवाए ही होंगे, 225 तो काव्य शास्त्र के ही करवा दिए। तो जो व्यक्ति इतना फ्री दे रहा है, वो किसी को कोर्स से हटा देगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब कई क्या होते हैं, उनको संस्कार ही ऐसे मिले होते हैं, उनकी परवरिश ही ऐसी होती है, तो वो सीधे मैसेज कर देते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नमूनों का इलाज करना मुझे आता है अच्छे से, और मैं बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करता ऐसे लोगों को सबक सिखाने में, ताकि वो दूसरे टीचर को ज़िंदगी में परेशान न करें। तो आज मैंने सबक सिखाया एक को, तो ये थोड़ा ध्यान रखा करें आप। समकालीन कहानी का रचना विधान किसकी रचना है? नामवर सिंह जी, कमलेश्वर, मधुरेश, गंगा प्रसाद, विमल। किसकी रचना है ये? यह आपको बताना है। किसकी रचना है ये? गंगा प्रसाद विमल की है। किसकी है? गंगा प्रसाद विमल की। और एक सूचना और दे देता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तरी 2026 ली है, आज टेस्ट नहीं हुआ, अब नहीं हुआ भाई, देखो मैं भी इंसान हूँ, आपको ये प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ। 3 तारीख तक जो है मेरा फ़ोकस पूरा का पूरा किस पर है? यूपी टीजीटी पर है, कि उन विद्यार्थियों के लिए मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूँ। अब मैं सारी रात जगूँगा और 150-200 प्रश्न बनाऊँगा और कल उनको आपको हल करवाऊँगा। दिन भर मेरी क्लासेज भी रहती हैं, आपको पता ही है। तो बताइए कब प्रश्न बनाऊँ? तो 3 तक आपको प्रश्नोत्तरी मिल तो रही है ना, चाहे यूट्यूब पर मिल रही हो, कहीं भी मिल रही हो। आप खाली तो नहीं बैठे हैं। कल आप आधुनिक काल के प्रश्न देखिए। जो यह प्रश्नोत्तरी है, ये विधिवत 4 तारीख से होगी, ये मान लीजिए आप तो। कितनी तारीख से होगी? 4 तारीख से होगी। और अब तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने खरीद भी लिया। पहले मैंने 100 टेस्ट पेपर का वादा किया था, मैंने 25 टेस्ट पेपर इसमें और बढ़ा दिए हैं। यानी कि 10,000 की बजाय प्रश्नोत्तर कितने कर दिए हैं मैंने इसमें? 12,500 कर दिए हैं। और आप लोगों का व्यवहार अच्छा रहेगा, मैं और भी बढ़ा दूँगा इसमें। आप लोगों का व्यवहार अच्छा रहेगा, इसको 12 महीने की बजाय मैं 1.5 साल की भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा और स्मार्ट बनेगा, उसको मैं तुरंत रिमूव भी कर दूँगा। ये मेरी आदत है, चाहे फिर वो कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे कौन-सा चुनाव लड़ना है यार, कि मुझे किसी की प्रशंसा चाहिए। मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, प्रशंसा और निंदा से बहुत ऊपर उठा हुआ हूँ। मैंने आज तक कहा किसी को कि लाइक करो, शेयर करो, आ जाओ, जुड़ जाओ, और उनको फेंक दो और उनको भेज दो और उनको जोड़ो, ये मैंने कभी नहीं कहा और मैं कहूँगा भी नहीं कभी भी ये, कभी नहीं कहूँगा। प्रश्न संख्या 58 देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? डॉक्टर रघुवंश, रमेश कुंतल मेघ, मुक्तिबोध, विजय देवनारायण शाही। किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर क्या होगा? कामायनी एक पुनर्विचार किसकी है? मुक्तिबोध की है। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, शुक्ल जी ने न तो भारत की रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिम के व्यक्तिवाद को, कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से विजय देवनारायण शाही की रचना कौन सी नहीं है? विजय देवनारायण शाही जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। नई कविता शक्ति और सीमा जगदीश गुप्त की है। किसकी रचना है? जगदीश गुप्त की रचना है। किसकी है? जगदीश गुप्त की रचना है। तो ये आज की प्रश्नोत्तरी थी, आज के लिए इतना ही, और सबको शुभ रात्रि। किसी को मेरी बात आखिरी हो तो मैं थोड़ा-सा विनम्र शब्दों में क्षमा याचना करना चाहूँगा उनसे। लेकिन क्षमा याचना के साथ में ये बात भी है कि दोबारा कोई उकसाएगा तो इससे भी ज़्यादा कठोर शब्द होंगे। अगर आप ये सोचें कि भई सर सुधर जाएँगे तो वो इम्पॉसिबल है। मैं जो मेरे लिए जैसा है उसके लिए बिल्कुल वैसा हूँ। मेरा सीधा-सा सिद्धांत है, सामने वाला सही, मैं बहुत सही। सामने वाला गलत, मैं बहुत गलत। ब बिल्कुल बस मेरा ये साफ-सुथरा फंडा है।